हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स, जो कि हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है। किसका? क्लास 9th का चैप्टर क्या है? 2। तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी अगर एक बार इस वीडियो को देख लेगा तो उसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स में हमें एक्चुअली पढ़ना क्या है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, स्टार्टिंग से देखना, बिल्कुल एक एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स में। ये भी समझ में आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा काम क्या है? केवल वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले मैंने देखा, पहले हम नाम को पढ़ के पहले नाम का ही मतलब समझेंगे, फिर हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब तुम जैसे मेरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मतलब मैं तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूं, तुम मुझे अपने बारे में बता रहे हो। तो इंट्रोडक्शन टू किसके बारे में? लीनियर पॉलिनोमियल। कि हम किसके बारे में जानेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स में भी हमारे पास दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से? एक तो लीनियर है और एक क्या है? पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले पकड़ेंगे हम लीनियर वर्ड को, छोड़ देते हैं अभी, किसको पकड़ते हैं? पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स होते क्या है एक्चुअली? क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? एक टाइप के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या होते हैं? सर ये तो आपने और घुसा दिया, पहले तो यही वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, अब आपने एक वर्ड और दे दिया। इसको भी हम उसकी, जो मैंने वर्ड दिया है उसकी हेल्प से समझ लेंगे। वर्ड क्या दिया मैंने? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। क्या कह रहे हो सर? हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, जस्ट डायरेक्टली हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, चैप्टर खत्म कर दो, बात खत्म। अरे इतने से नहीं होता। जब तक तुम बेसिक नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन करने का फायदा क्या? बेसिक क्लियर होगा, जैसे एडवांस क्लासेस में जाओगे तो इन्हीं सब चीजों का यूज होता है। एडवांस क्लासेस में तुम्हें एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन वर्ड का मतलब पता होगा, तो तुम 10th क्लास में जाओगे तो वहां पे तुम्हारे पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वो आ जाएगा तो तुम इजीली तुम इससे कनेक्ट कर पाओगे उस चीज को। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका एक सक्सेसर चैप्टर आएगा तुम्हारे पास, क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, या फिर पॉलिनोमियल्स चैप्टर कह सकते हैं। उसमें तुम लीनियर के बारे में पढ़ोगी, क्वाड्रेटिक के बारे में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स अपने क्लियर करके चलोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर जाके उसी चीज को दोबारा रिपीट करोगे तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करके चलो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या होता है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है मतलब एक टाइप का एक्सप्रेशन गिवन होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन अगर गिवन होगा तो वो किसकी हेल्प से गिवन होगा, उसे हम एल्जेब्राइक बोलेंगे। इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे हमारे वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अब इन तीनों वर्ड्स का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ये तीनों वर्ड्स हैं क्या एक्चुअली। बिल्कुल स्किप मत करना इस चीज को, ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये यहां आनी तुम्हें हायर लेवल तक भी काम आएगी। जब तुम अपनी हायर स्टडीज करोगे, मास्टर्स करोगे, बैचलर्स करोगे, तब भी ये सब चीजें तुम्हारे काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल कोई चीज क्या है? वेरिएबल। ये तुम इंग्लिश इंग्लिश मतलब ये वर्ड हमारा क्या है? इंग्लिश का वर्ड है। जो मतलब इसका मैं अभी समझाऊंगा वो इसका रियल मीनिंग भी होता है। ठीक है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, या मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो इसका क्या, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो वेरिएबल्स हम जो लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं? एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, पर मैक्सिमम बुक्स में तुम्हें क्या मिलेंगे? एक्स वाई जेड मिलेंगे, या डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू मिलेगा, या एल एम एन मिलेगा, जो भी ये मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है? बिल्कुल जो चीज स्थिर है। स्थिर का क्या मतलब है? जो चेंज ना हो।
अगर हमारे पास कोई चीज चेंज नहीं होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ये सब क्या है, हम इससे उसको डिनोट कर रहे हैं। वेरिएबल्स को किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड से डिनोट कर रहे हैं। इसकी जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन हम जो मैथ मतलब बुक वगैरह में देखते हैं वो इनसे ही उसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट को हम बुक्स में जो देखते हैं वो किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन। ऐसे ही हम अपनी मर्जी से किसी भी अल्फाबेट से इसको क्या कर सकते हैं, डिनोट। अलजेब्राइक में कम रियल मीनिंग क्या है, और एक्सप्रेशन कि जिसमें अल्फाबेट क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे हमारे, जैसे हमने ये इन्वॉल्व कर दिया, और हमारे कुछ ऑपरेटर्स इन्वॉल्व होंगे। ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। ये सब चीजें देख के भागना मत, भागना मत। जब क्वेश्चंस आएंगे तो ये तुम इजीली रिलेट कर पाओगे जब मैं साथ साथ एक दो क्वेश्चन करा दूंगा तो। ठीक है, बहुत बेसिक चीज बताई है, अभी कुछ भी नया नहीं बताया, ये सब तुम ऑलरेडी भी पढ़ के आए होगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुमने पढ़ा होगा किसमें, 8th क्लास में। ठीक है, वेरिएबल्स मैंने बता दिया, कांस्टेंट मैंने बता दिया, और ऑपरेटर्स क्या हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो हमारे बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब इसमें हम एक एग्जांपल उठाते हैं। चलो तुम में से एक एग्जांपल उठाते हैं। एक राजू है, वो शॉप पे गया, तो शॉपकीपर ने उसे 2 कलर के बॉक्सेस दिखाए, एक तो रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। ठीक है, उसने कहा इस रेड कलर वाले बॉक्स में कितने पेन है, 4, एंड ब्लू कलर वाले पेन में कितने, ब्लू कलर वाले बॉक्स में कितने पेन है, 5। ठीक है, वो एक्स बॉक्सेस, तो देखो रेड कलर वाले में कितने पेन, 4, ब्लू कलर वाले में कितने पेन, 5। वो रेड बॉक्सेस लेके आया x एंड ब्लू बॉक्सेस लेके आया y। अब x और y क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता क्या है, 4 एंड 5 ये हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ये 4 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। फिर वो x बॉक्सेस तो रेड कलर के लिए आया और y बॉक्सेस ब्लू कलर के लिए आया, लेकिन 3 पेन एक्स्ट्रा लेके आया। तो इसकी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे। ये जस्ट एग्जांपल है तुम्हें समझाने के लिए कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक्चुअली होता क्या है, और उसकी हेल्प से मैं क्या बता दूंगा, लीनियर पॉलिनोमियल। पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझो। ठीक है, एक बॉक्स में कितने पेन, 4, रेड वाले में बॉक्सेस कितने लेके आया, 4 x, तो टोटल पेन कितने हुए। अगर वो एक बॉक्स लेके आता और एक बॉक्स में कितने पेन, 4, तो टोटल कितने पेन होते, 4। अगर वो 2 बॉक्स लेके आता और एक बॉक्स में कितने पेन, 4, तो कितने पेन होते, 4 × 2। अगर वो 3 बॉक्स लेके आता तो कितने पेन होते, 4 × 3। अगर 4 बॉक्स लेके आता तो कितने पेन होते, 4 × 4। अगर वो x बॉक्स लेके आया तो कितने पेन होंगे, 4 × x, तो कितना होगा, 4x। अब क्या कहा उसने, 5 पेन है ब्लू बॉक्स के अंदर और y बॉक्स लेके आया, तो कितने पेन होंगे, इसी तरीके से कितने पेन होंगे, प्लस में 5y, और 3 एक्स्ट्रा पेन भी तो लेके आया ना, तो प्लस में 3 भी तो करोगे। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। इतने पेन लेके आया है। ठीक है, पहला एग्जांपल क्लियर है। अब ये हमारी क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें ऑपरेटर क्या यूज हुआ है, प्लस। ऑपरेटर क्या यूज हुआ है, प्लस। वेरिएबल क्या है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है, 4 5 एंड 3 हमारे क्या है, कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो जिसके बेसिक्स बहुत वीक हैं और जिसे बेसिक से पढ़ने की जरूरत है उसके साथ ही वीडियो जरूर शेयर कर देना, उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। उसे स्टार्टिंग से बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे चैप्टर समझाना चाहिए वैसे ही मैं उस चैप्टर को समझा रहा हूं। एक एक चीज पकड़ के एक एक चीज क्लियर करने की कोशिश करो।
तो शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। बार बार नहीं कहूंगा मैं, एक बार कह दिया बस। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम करेंगे हमारा सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लो कि तुम्हारा कोई दोस्त है या तुम्हारा ही है कोई, लगा लो तुम्हारा, लगा लो कोई खेत है या तुम्हारे दोस्त का कोई खेत भी छोड़ो, तुम्हारे आसपास कोई गार्डन तो होगा, कोई गार्डन होगा जहां पार्क होगा कोई, है ना। तो वो पार्क तुम अज्यूम करो वो किसी भी शेप का हो सकता है तुम्हारे आसपास, तो लेकिन अज्यूम क्या करके चलना है कि वो किस शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का। किस शेप का है, रेक्टेंगल की शेप का। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी दोनों साइड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करे। और ये होती है हमारी लेंथ और ये होती है हमारी ब्रेड्थ। ये तुम्हें पता होगा लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमारी लेंथ कितनी है, L, और ब्रेड्थ कितनी है, B। अब तुमने तुम्हारा जो पार्क जिसके अंडर आता है उसने सोचा कि मैं इसके चारों तरफ बाउंड्री करवा देता हूं या तारों से फेंसिंग करवा देता हूं। क्यों करवा देता हूं, आसपास गाय वगैरह आती होंगी वहां पे तो गंदगी मचाती होंगी, तो उसने सोचा कि मैं इसकी फेंसिंग करा दूंगा तो गाय वगैरह अंदर नहीं आएगी। अगर अंदर नहीं आएगी तो उसने फेंसिंग कराने की सोची, फिर उसने किसी से बात की तो उसने रेट बताया कि फेंसिंग का रेट है। तो वो रेट देखो क्या बताया उसने, अगर वो लेंथ की फेंसिंग करेगा तो लेंथ की फेंसिंग का रेट बताया ₹100 पर मीटर, ठीक है। और ब्रेड्थ की फेंसिंग का बताया ₹80 पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर वो फेंसिंग कर रहा है, 1 मीटर फेंसिंग कर रहा है तो कितने रुपए लेगा, 100। ये लेंथ की बात हुई है। और अगर ब्रेड्थ की लेगा तो कितने लेगा, 80 रुपए 1 मीटर के। अब लेंथ हमें क्या पता है, L मीटर है, और ब्रेड्थ हमें क्या पता है, B मीटर है, लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली है कितनी, नहीं पता ना। तो अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो L और B हमारे क्या होंगे, सही बोल रहा है, वेरिएबल्स। क्या होंगे, वेरिएबल्स। और एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता है किसकी, जितने वो रुपए लेगा पर मीटर के, कितने हैं, 100। अब तुम एक बात बताओ, अगर वो 1 मीटर के 100 रुपए ले रहा है तो 2 मीटर के कितने लेगा, 100 प्लस 100 या 100 गुणा 2, 200। और अगर 3 मीटर के लेगा तो 100 गुणा 3, अगर 4 मीटर के तो 100 गुणा 4, और अगर L मीटर के लेगा तो 100 गुणा L। तो टोटल कॉस्ट देखो कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, लेंथ हमारे पास कितनी है, L, ये लेंथ भी तो हमारी L है, तो जितना रेट इसका लगेगा उतना ही रेट इसका लगेगा। तो अगर ये L है और ये L है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, L प्लस L कितना हो जाएगा, 2L। तो 2L को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल जो हमारी लेंथ है, लेंथ नहीं तो हम एक साइड की, जैसे हमारी लेंथ गिवन है कितनी, L, तो ये इसके पैरेलल होती है तो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये L है तो ये भी L है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2L हो जाएगा 2L। अब अगर 100 रुपए 1 मीटर के ले रहा है और L मीटर के ले रहा है 100 इंटू L, तो अगर 2L के लेगा तो कितने लेगा, 100 इंटू 2L। तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, 200L आ जाएगा हमारा इसका आंसर। कितना आएगा, 200L। लेकिन ये तो हमने जस्ट किसकी देखी, लेंथ की। अब हमारे पास ब्रेड्थ भी तो है, ये B है तो ये भी कितनी होगी, B प्लस B 2B इंटू 80, यही होगा ना, 2B इंटू 80। अब 80 टू जा 160, तो 160 B हमारा क्या आ जाएगा, ये रुपीज होंगे हमारे। टोटल की कॉस्ट कितनी आई, 200L प्लस 160 B। L हमारा क्या है, वेरिएबल, B हमारा क्या है, वेरिएबल। इसकी जगह हमारे पास गिवन होगी वैल्यूज तो हम डायरेक्टली पुट करके इसकी क्या बता सकते हैं, कॉस्ट बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी क्लियर होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अभी जस्ट जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें एक चीज और ऐड मैं कर देता हूं, ठीक है। उसका जवाब पहले तुम बताओगे, तुमसे नहीं होगा तो मैं, ठीक है।
अब तक हमारे पास क्या गिवन था, एक रेक्टेंगुलर फील्ड गिवन थी, उसकी हमें क्या करानी थी, फेंसिंग, उसकी तार बाड़ करानी थी ताकि जानवर ना आए। ये हमारी क्या थी, लेंथ एल, ये हमारी क्या थी, ब्रेड्थ बी। ठीक है, इतना था। अब लेंथ के वो कितने रुपए ले रहा था, ₹100 पर मीटर, और ब्रेड्थ के ₹80 पर मीटर। तो हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली थी किस चीज की, तार बाड़ की निकाल ली थी हमने, कि फेंसिंग की हमने निकाल ली थी कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। अब लेंथ हमारी कितनी थी, एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी बी है, तो 2 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया था तो क्या आया था 200 एल, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था 160 और बी। ठीक है, इतना डन था, इतना भी हमने देख लिया था। अब एक क्वेश्चन में तुमसे पुट अप करता हूं, इसका तुम आंसर बताना। अगर जो इसका केयर टेकर है वो क्या करता है कि इसके अंदर कुछ सीड्स, कुछ बीज बोता है इसके अंदर, जिससे कि पेड़ लग जाए इसके अंदर, पूरे एरिया के अंदर इसके, तो टोटल कॉस्ट कितनी देता है उसे, जो इसका फेंसिंग कर रहा है वही क्या कहता है कि मैं ही लगा दूंगा इसके अंदर, लेकिन मैं लूंगा 50 रुपए पर मीटर स्क्वायर के। कितने लेगा, ₹50 पर मीटर स्क्वायर, इतने रुपए लेगा। तो अब तुम बताओ कि इसमें टोटल कितनी कॉस्ट और ऐड हो जाएगी, बताओ। ट्राई करो, ट्राई कर लेना तुम, पॉज करके, हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अभी मैं बता देता हूं क्या होगा। देखो सबसे पहले यूनिट चेक करो, क्या आ रही है, मीटर स्क्वायर, और यहां क्या है, मीटर। जब केवल मीटर है, क्या है, केवल मीटर, तो ये किसकी यूनिट होती है हमारे पास, नॉर्मल डिस्टेंस की या लेंथ की, किसकी होती है, डिस्टेंस डिनोट करेगी या फिर लेंथ डिनोट करेगी या फिर ब्रेड्थ डिनोट करेगी या फिर साइड डिनोट करेगी। जब हमारे पास हो जाता है मीटर स्क्वायर तो ये किसे डिनोट करता है, एरिया को। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि रेक्टेंगल का एरिया, मतलब ये भी 1 गिवन है और ये भी 1 गिवन है, मान लेते हैं, ऐसा गिवन नहीं है, एल और बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक बार अज्यूम कर लेते हैं। क्या क्या माना हमने, 1 और 1। अगर हमने 1 और 1 माना तो हमारे पास इसका एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा। अगर लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, तो कितना आया, 1 मीटर स्क्वायर। कितना आया, 1 मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लेता है वो, 50 लेता है, ठीक है। लेकिन ये तो हमने माना था, 1 और 1 तो माना था। एक्चुअल ब्रेड्थ कितनी है, बी, और लेंथ कितनी है, एल, तो एरिया कितना होगा, एल इंटू बी। तो एरिया इसका क्या आएगा, इसकी कॉस्ट यहां लिख देता हूं मैं, एरिया कितना आएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एल इंटू बी को 50 से मल्टीप्लाई, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 50 इंटू एल इंटू बी। जब इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। और 50 एल अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब है, 50 इंटू एल, और इसके साथ बी भी लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इंटू बी। समझ गए। और यहां क्या आ जाएगा, रुपीज, पैसे की तो बात हो रही है, यहां भी क्या आ जाएगा, रुपीज। अब इसमें इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। समझे इतना। अब इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था वो क्या किया था कि 4 पेन थे रेड कलर वाले बॉक्स में, और वो एक्स बॉक्स लेके आया था, प्लस 5 क्या थे पेन ब्लू कलर वाले बॉक्स में, वाई बॉक्सेस लेके आया था, प्लस 3 पेन एक्स्ट्रा लेके आया था। तो ये हमारे पास क्या आया था, टोटल नंबर ऑफ पेन्स। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में और इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारी वेरिएबल्स क्या क्या है, खुद से सॉल्व कर लो। मैंने बता भी दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, लेकिन जस्ट तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुमसे ये चीजें मैं पूछ रहा हूं कि तुम्हारे माइंड में ये चीजें क्लियर है या नहीं है। कर लिया, एक बार पॉज करके कर लेना ये सब चीजें, ठीक है। कर लिया, आया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखो वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। अब 4 हमारे पास फिक्स है, 4 चेंज हो सकता है, 4 5 बन सकता है, नहीं बन सकता, 4 तो 4 ही रहेगा, 5 5 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। लेकिन x की जगह मैं 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ, 3 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। 4x का क्या मतलब है ये मैंने बता ही दिया। अगर कुछ भी सिंबल बीच में नहीं है तो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई x, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ, y की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे,
वेरिएबल्स। और यहां पे हमारे वेरिएबल्स क्या होंगे, एल और बी। एल अलग है, बी अलग है, तो ये दोनों ही हमारे यहां पे क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इन दोनों इक्वेशंस में अगर तुम इसे भूल जाओ कि ये पेन है और इसे भूल जाओ कि रुपीस में बात हो रही है, इन सब चीजों को भूल जाओ, इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस क्या है ये बता दो बस एक बार, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। नहीं आ रहा या आ रहा है तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टर्म को देखो तुम, इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल है नहीं है, लेकिन इस टर्म को देखो, इसमें हमारे पास वेरिएबल है, इसमें कोई भी हमारे पास ऐसी टर्म नहीं है जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, लेकिन इसमें हमारे पास ऐसी एक टर्म है जिसमें हमारे पास क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो हमारे दोनों क्वेश्चंस क्लियर है कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट मैंने बता ही दिया जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। इतना एग्जांपल क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब एक लास्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पे, फिर हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एंड करके पॉलिनोमियल्स की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ने से। ठीक है, अब मान लो ये तो सब गिवन था, सब हर चीज गिवन थी। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, कैसे फॉर्म हो सकता है, मान लो कि तुम्हारे पास गिवन है, मान लो कि तुम्हारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ 20 मीटर, और तुम्हारे पास मतलब तुम्हारे आसपास क्या एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या पार्क है जिसकी पैरामीटर क्या है 20 मीटर। पैरामीटर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी एक क्या है रेक्टेंगुलर पार्क है, ये स्क्वायर जैसा लग रहा होगा, नहीं भी लग रहा तो इसे रेक्टेंगल मान लो। ठीक है, अभी के लिए ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी। मान लो कि तुम्हारे पास एक 20 मीटर लॉन्ग क्या है, वायर है या तार है, जिससे तुम इस पूरे को क्या करोगे, कवर करोगे। लेकिन वो इसका पेरीमीटर टोटल कितना है, 20 मीटर ही है, कि यहां से अगर तुम स्टार्ट होगे और उसे घुमा के लाओगे तो जस्ट यहां पे आके वो टच हो जाएगा, बस इतना ही। कितना क्या है तुम्हारे पास, वायर है। ठीक है, अब मान लो कि 20 मीटर है उसकी लेंथ, 20 मीटर क्या है लेंथ ऑफ दी वायर। अब मैं तुम्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिखाऊंगा केवल इस 20 मीटर की हेल्प से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिखाऊंगा कि कैसे बनेगी। फिर मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा, तुम उसके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। ठीक है, अब मुझे ना तो लेंथ गिवन ना ब्रेड्थ गिवन, ठीक है, नहीं गिवन कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगर मेरे को पता है कि ये इसके पैरामीटर के इक्वल है, ये मैंने तुम्हें बता दिया, क्वेश्चन में भी ये चीज गिवन है कि एक हमारे पास क्या है 20 मीटर लॉन्ग वायर है, उसे हमने फॉर्म कर दिया, उसकी हेल्प से हमने फॉर्म कर दिया रेक्टेंगल। तो अगर हमने रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया तो ये हमारा जो वायर है ये किसके इक्वल होगा, पेरीमीटर के, किसके, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, तो मतलब L प्लस बी प्लस L प्लस बी कितना होगा 2 इंटू एल प्लस बी। कैसे होगा, L प्लस L 2L प्लस B प्लस B 2B। अब 2 यहां से कॉमन आ जाएगा तो L प्लस B हो जाएगा। अब इसको मैं इसके इक्वल कर सकता हूं, लेंथ प्लस ब्रेड्थ मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज पता है, क्या पता है कि अगर मैं लेंथ को x मान लूं, L को मैंने क्या मान लिया x, प्लस B को B रहने देते हैं, इज इक्वल टू 10, तो B हमारा क्या आ जाएगा 10 माइनस x, 10 माइनस x। ठीक है, अब मुझे इसका एक्सप्रेशन देना है, किसकी फॉर्म में, एक्सप्रेशन देना है इसके एरिया का, किसका, एरिया का एक्सप्रेशन, किसका, एरिया का, एरिया का एक्सप्रेशन देना है। लेंथ मैंने क्या मान लिया, लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट L इज इक्वल टू x मीटर,
10 माइनस x मीटर। ठीक है, अब एरिया मेरे को पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, x इंटू 10 माइनस x, कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ जाएगा, इसका एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या आ गया, एलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हमारे पास तीनों एक्सप्रेशन है, इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूं। ठीक है, यहाँ पे 50L भी था ना ये, इसको मैं यही लिख देता हूं, प्लस 50L। तो यहां से समझाना थोड़ा इजी होगा, पूरा कंसंट्रेशन से देखना इस वीडियो को, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्या थी, जो हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी, ये हमारे पास क्या थी, सेकंड एक्सप्रेशन, ये हमने निकाली थर्ड एक्सप्रेशन। इन तीनों एक्सप्रेशंस में तुम्हें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा, तो दिखाता हूं मैं क्या डिफरेंस है। अब यहां पे जो हमारी पावर है इसकी x की क्या है 1, यहां भी क्या है 1, लेकिन यहां x की पावर क्या है 2। यहां हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, x स्क्वायर। x अगर मुझे पता होगा तो x स्क्वायर भी मैं इजीली निकाल लूंगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होगी। x की वैल्यू अगर 2 होगी तो x स्क्वायर की वैल्यू 2 इंटू 2 4 होगी। तो यहां पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, ओनली 1। लेकिन यहां पे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, एक और एक 2, एक और एक 2। यहां पे भी 2 वेरिएबल्स हैं और यहां पे भी 2 वेरिएबल्स हैं। तो जो हमें पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल 1 वेरिएबल वाली चीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 1 वेरिएबल वाली चीज। और एक और हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल नाम को मैं डिफाइन करूंगा कि उसका नाम ये क्यों है, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स। अब यहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, ठीक है, यहां पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल है। तो जो हमें पढ़ना है, जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है उसमें क्या यूज होता है, सिंगल वेरिएबल। इसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। लेकिन जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है, क्या होता है, सिंगल वेरिएबल, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। पॉलिनोमियल समझ गए ना क्या होता है, क्या होगा, सिंगल वेरिएबल यूज होगा, केवल सिंगल वेरिएबल। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल, तो इसे हम पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं रख सकते, लेकिन इसे हम रख सकते हैं। समझ गए इतना, ठीक है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। एक होता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल भी होता है हमारे पास। उसको बोल देते हैं जीरो, या जीरो की जगह हम वो क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। जीरो याद में रखना, क्या रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल भी दिमाग में याद रख लेना, क्या होता है, जीरो होगा तो जीरो पॉलिनोमियल उसे बोल देते हैं। केवल हमारे पास सिंगल डिजिट अगर जीरो है तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। बाकी हम या क्या याद रख सकते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट में हमारे पास यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आ सकता है। जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स देख लो, क्या एग्जांपल हो सकता है, ये एक पॉलिनोमियल 1 2 3 4 5 6 8 12 13 14। अगर सिंगल डिजिट है हमारे पास, सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट नहीं मतलब एक सिंगल, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट गिवन है, जैसे 2 डिजिट बोल सकते हैं हम, या 2 नंबर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे एक तो हमारे पास क्या है, 4x और 5y, ये 2 चीजें हो गई। अब इसकी जगह हमारे पास केवल एक एक्सप्रेशन आ जाए कि द कॉस्ट ऑफ a pen is 8 rupees and I bought only 1 pen, then the cost of this pen is 8। तो जो 8 आया ना, 8, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल कांस्टेंट गिवन है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास सिंगल जीरो गिवन है, उसके आगे पीछे कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो तो जीरो ही बनेगा। प्लस माइनस अगर कुछ भी नहीं है उसके साथ, तो जीरो हमारा क्या होगा, जीरो पॉलिनोमियल।
अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक, जो हमारा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? अभी तक हमने क्या देखा था कि हमारे पास केवल कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट के साथ अगर हमारे पास कुछ मल्टीप्लाई हो, कुछ क्या, हमारा वेरिएबल मल्टीप्लाई हो x, और सिंगल x हो, इसकी पावर 1 हो, 1 से ज्यादा अगर हुई, x स्क्वायर हुआ, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर x की पावर क्या है, 1, इसकी जो हमारी एग्जैक्ट फॉर्म होती है वो पता क्या होती है, ax प्लस b। a और b हमारे क्या है, कांस्टेंट, और y हमारा x हमारा क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे हमारे यहां पे क्या थी, x की पावर 1 थी, इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है। अब तुम कहोगे सर ये a भी मुझे तो सेम दिख रहा है x की तरह ही, लेकिन 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 a हमारे पास क्वेश्चन में कोई फिक्स्ड नंबर गिवन होगा, a हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड नंबर गिवन होगा, लेकिन x हमारे पास फिक्स्ड नंबर गिवन नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है कि तुम x पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, वो वैल्यू तुम्हें गिवन देगा तो हमारे पास गिवन होगी, वरना हमें फाइंड आउट करनी होगी। अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, तो वो हम मोस्टली किसकी करते हैं, वेरिएबल की करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल की ही कराए, वो वेरिएबल की वैल्यू गिवन देके कि x की वैल्यू ये है, इस एक्सप्रेशन में पुट करो, और कोई एक कांस्टेंट छोड़ दे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कांस्टेंट की भी पूछ सकता है। लेकिन x हमारा क्या होता है, वेरिएबल, और a और b हमारे कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू मोस्टली गिवन होती है, बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे a b और c हमारे क्या है, कांस्टेंट, और x हमारा क्या है, वेरिएबल। अगर जो हमारी x की हाईएस्ट पावर 2 है, क्या है, हाईएस्ट पावर 2, अगर 3 हो गई तो अलग बात हो जाएगी, तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर 1 होगी हाईएस्ट पावर तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 2 हुई तो हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें ये भी नहीं पढ़ना इस क्लास में, 9th में हमें ये नहीं पढ़ना, ये हम पढ़ेंगे 10th में। एक और हमारे पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3। इसकी जनरल फॉर्म हमारे पास होती है a इंटू एक्स की पावर 3 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स प्लस b। a b c d हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और x हमारा क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल। तो ये हमने देखा अभी तक बेसिक। तो नाम क्लियर हुआ, लीनियर पॉलिनोमियल कब बोलते हैं। पहली बात तो हमारे पास पॉलिनोमियल कब होगा, जब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा, तब हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जब हमारे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। तो हमें क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़े, अब सीधा एक्सरसाइज पे बढ़े। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है, किसकी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है, इन चारों पॉलिनोमियल्स की। अब डिग्री तुम्हें पता है क्या है, अगर हमारे पास वेरिएबल है तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन को पकड़ा तुमने, इसमें वेरिएबल देखा, क्या है, वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसमें डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 2। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। अब इसमें पॉलिनोमियल पकड़ा तुमने, पकड़ लिया पॉलिनोमियल। अब इसमें वेरिएबल पकड़ा, वेरिएबल क्या है, y की तुमने पावर देखी, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। तो डिग्री क्या होगी, 3।
पॉलिनोमियल पकड़ा, पकड़ लिया। वेरिएबल पकड़ा, है ही नहीं सर, कहां से पकड़े, वेरिएबल तो है ही नहीं, पकड़े कहां से। तो इसमें वेरिएबल अगर नहीं है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इनटू x की पावर 0। अब एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 होगी तो क्या आएगा 1। मान लो 2 की पावर 0 है तो क्या आएगा 1, 5 की पावर अगर 0 है तो क्या आएगा 1, x की पावर 0 है तो क्या आएगा 1। अब उसी चीज की यहाँ पे क्या लेनी है, हेल्प। अब x की पावर अगर 0 है तो क्या आएगा 1, -1 को अगर मैं -9 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -9 ही तो आएगा। तो यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी हुई 0। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो, पॉलिनोमियल देखा, वेरिएबल पकड़ा, z आया, z क्या है पावर 1, तो क्या है डिग्री 1, डिग्री 1। और इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल राइट कर रहे हैं डिग्री 1 का, 2 का और 3 का। तो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ये रहा, इसकी जगह कुछ भी कर सकते हो तुम। 4 की जगह तुम कुछ भी नंबर सोच लो, 18 सोच लिया, 20 सोच लिया, 25 सोच लिया, कुछ भी लिख लिया वो 18। z की जगह x ले लो, माइनस मतलब वेरिएबल तो लेना ही पड़ेगा भाई, अगर 1 डिग्री का कर रहे हो तो एक वेरिएबल तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। माइनस या प्लस या कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी ऑपरेटर ले लो यहाँ पे, या मत लो, इसको सिंपल ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी हमारा 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अगर +3 करोगे तो भी एक ही बात है, प्लस में अगर कुछ भी करोगे तो भी ये पॉलिनोमियल रहेगा, और सिंपल x लिखोगे तो भी ये लीनियर पॉलिनोमियल ही रहेगा, डिग्री 1 का ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, x² लिख दिया तो ये भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल ही है। इसको मैं 4x² - 3x + 1 ऐसे लिख सकता हूँ। बाकी मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन x² तो मेरा रहेगा ही, प्लस माइनस फिर मैं कुछ भी कर जाऊं। लेकिन एक चीज और याद रखना कि x² से मतलब x की पावर 2 से बड़ी कोई भी x की पावर तुम ले नहीं सकते। मतलब इसमें कोई भी टर्म x² मतलब x² अगर है तो x³ नहीं ले सकते, x की पावर 4 नहीं ले सकते। अगर ये ले लोगे तो वो क्या नहीं रहेगा, मतलब उसकी डिग्री 2 नहीं रहेगी फिर, तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही रहेगी। अब इसके साथ चाहे तुम कुछ भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस कुछ भी करते जाओ, वो क्या रहेगा 2 डिग्री का ही पॉलिनोमियल रहेगा। ठीक है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल लिखना है तो सेम चीज उसके साथ है, x³ या z³ तो हमारा रहेगा ही, उसके साथ फिर चाहे तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी ना करो। 4 8z³ ये भी मेरा क्या है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये तुम अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्या रहेगा, z की पावर 3 या x की पावर 3 तो रहेगी, क्योंकि एक ही कांस्टेंट लेके ना सॉरी एक ही वेरिएबल लेके चल सकते हो तुम। तो वेरिएबल या तो z ले लो या x ले लो, वो तुम्हारी मन की मर्जी है। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x³। इसके अंदर हमें x² का और x³ का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट मैंने बताया नहीं तो मैं एक बार समझा देता हूं कि कोफिशिएंट होता क्या है। अब जैसे मेरे पास मान लो कि इस क्वेश्चन में मेरे से पूछ ले कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या देखना है, पहले तो x को देखना है कि x है कहां पे, x ये रहा, ये तो x² है, तो ये नहीं, ये देखना है, ये क्या है x² अलग चीज है, x अलग चीज है। ठीक है, तो x पूछा है तो हम x पे ही बात करेंगे। अब क्या पूछ रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, फिर क्या देखोगे तुम कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -5। तो यहाँ पे ये सिंबल भी उठाना है। ठीक है, ये सिंबल भी उठाना, अगर यहाँ प्लस होता तो +5 लिखता, माइनस है तो -5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -5, लेकिन पूछा कहाँ है, यहाँ है। किसका पूछा है, x² का। x² के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, +6। तो x² का कोफिशिएंट क्या आएगा, +6। x³ का पूछा है तो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3, तो क्या आ जाएगा -का। है ना आसान, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ z इन, अरे सर z तो है ही नहीं सर, z तो है नहीं, कोफिशिएंट कहां से बताएं। तो मैंने क्या कहा था, अगर z इसके अंदर नहीं है तो इसका क्या मतलब है, z की पावर क्या होगी 0। भाई z की पावर 0 रही होगी तो z 1 बन गया होगा, यही होगा मैक्स टू मैक्स।
सॉरी z की पावर 0 तो हो ही नहीं सकती ना, तो z की पावर अगर 0 होगी तो हमारा z तो बचेगा ही नहीं, तो z तो होना ही चाहिए था। अगर z नहीं है तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ z मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो गायब हो गया होगा, बताओ। अगर मैं z को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा 0। अब चाहे इसमें 0 में ऐड करूं या ना करूं, बात एक ही रहेगी। तो z का कोएफिशिएंट इसमें क्या आ जाएगा 0। समझ गए, समझ गए इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से बता दो, लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का यार अपने पास। अब इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, क्या पॉलिनोमियल गिवन है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। इसमें हमें क्या बताना है, कांस्टेंट टर्म बतानी है। इसके अंदर क्या बताना है, इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है। कांस्टेंट टर्म क्या होती है पहले ये समझो। कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई ना हो रहा हो। इस इक्वेशन में ऐसी कौन सी टर्म है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मतलब x नहीं है, तो 1 के साथ x नहीं है, तो 1 हमारा क्या है कांस्टेंट टर्म है। इसमें किसके साथ है, -1 के साथ है, तो -1 हमारी क्या है कांस्टेंट टर्म है। इसमें हमारा x नहीं था इसके साथ, तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है -0, इसलिए हमने इसे क्या बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि उसके साथ हमारा क्या मल्टीप्लाई नहीं है, वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ क्या है -3, यहाँ क्या है +7, यहाँ क्या है -11, तो यहाँ क्या होगी हमारी कांस्टेंट टर्म -10। ये हमारा कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है 3, और हमारा जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ का कांस्टेंट इसमें क्या है ना, इस x³ का कोफिशिएंट इसमें क्या है 9, x² का कोफिशिएंट क्या है +5, x का कोफिशिएंट क्या है -8। ठीक है, सारे बेसिक क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था 5th। इसमें हमें क्या बताना था, इसमें हमें बताना था व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल की हमारी कांस्टेंट टर्म क्या होगी। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके थे, हम बिल्कुल बेसिक देख चुके थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख चुके थे, लीनियर पॉलिनोमियल डिस्कस कर चुके थे। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल की ही तरफ ज्यादा बातें करेंगे। अभी तक हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर और हमारे पॉलिनोमियल्स पर। जो अभी हमने क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 2.1 में, वो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन भी थे और नॉर्मल जो हमारे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल है उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अभी हम क्या देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करेंगे। पहले एग्जांपल्स देखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो एक बात बताओ, एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तुम्हें पता होगा कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पता है या नहीं पता, सबको पता है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता दूं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे पता है कि तुम्हें ये बात पता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड क्या हो इक्वल। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, चारों साइड क्या है हमारी ए, तो हम इसे क्या बोलते हैं पेरीमीटर, मतलब सॉरी स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर का तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर एक्चुअली में होता क्या है। अगर हमें पेरीमीटर का मतलब पता है तो हम किसी भी फिगर का पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री की सभी साइड्स का सम, या इसकी बाउंड्री की लेंथ, टोटल लेंथ क्या होगा पेरीमीटर। इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ क्या होगी, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा ए ऐड हो जाएगा, हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4 इंटू ए। ये आ गया हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला, किसका स्क्वायर का, किसका स्क्वायर का। तो हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिख रहा है,
अगर a हमारा वेरिएबल है, क्योंकि लेंथ तो पहले इसकी स्क्वायर की मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, कितनी भी ले सकता हूँ ना। तो तुम्हें ये क्या दिखाई दे रहा है? क्या है तुम्हें कोई पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है? हाँ, थोड़ा थोड़ा सोचो एक बार, इससे पहले जो चीजें हमने डिस्कस की थी, क्या ये वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है? क्या तुम्हें ये लीनियर पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है? सर लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है एक बार फिर से बता दूं, फिर से बता दूं, इस बार पक्का समझ जाएगा। चलो ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? हमारे पास क्या गिवन होगी, क्या गिवन होगा? एक वेरिएबल होगा, एक ही वेरिएबल होगा। अगर इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हो जाते तो ये क्या नहीं होता? पोलिनोमियल नहीं होता। इसको मैं क्या बोल देता? इक्वेशन बोल देता। समझ गए? अगर दो वेरिएबल हो गए तो क्या बोलता? इक्वेशन बोलता। पोलिनोमियल तो कितने वेरिएबल होंगे? सर एक वेरिएबल होगा। कितने वेरिएबल होंगे? एक वेरिएबल होगा, और उस वेरिएबल की पावर भी क्या होगी? 1 होगी। सर इसकी पावर 1 दिख रही है तुम्हें? अगर पावर में कुछ भी नहीं लिखा तो क्या होता है? 1 होता है सर। तो इसकी पावर अगर 1 है तो ये हमारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये हमारा क्या हो गया? पोलिनोमियल। चलो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल। एक बात और बताओ तुम, कि एक चेस क्लब है, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग फीस कितनी है? 200 रुपीज। 200 रुपीज है उसकी ज्वाइनिंग फीस, प्लस में वो 50 रुपीज चार्ज करता है पर मैच। क्या करता है? प्लस ₹50 पर मैच। अब मान लो कि मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया और एक मैच खेला, तो मैंने कितने रुपए दिए उन्हें? कि सर आपने अगर एक मैच खेला तो 200 रुपए तो आपने ज्वाइनिंग फीस दी होगी, और 50 रुपए दिए होंगे आपने मैच खेलने के, तो आपने सर 250 रुपए दिए। चलो ठीक है, सही कहा तुमने, एकदम सही कहा। अगर मैंने 2 मैच खेले तो मैंने कितने रुपए दिए होंगे? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 200 + 50। ठीक है, अगर मैंने 2 मैच खेले तो मैंने कितने रुपए दिए होंगे? 200। तो ज्वाइनिंग फीस दी प्लस 50 को 2 बार गुणा कर लो सर, इतने पैसे दिए होंगे आपने। तो आपने सर 300 रुपए दिए। ठीक है, अगर मैंने 3 मैच खेले होते तो मैंने कितने पैसे दिए होते उन्हें? पैसे नहीं, सॉरी, रुपीज। 200 तो ज्वाइनिंग फीस प्लस 3 गुणा 50। एक मैच के अगर 50 रुपए हैं तो 3 मैच के 3 गुणा 50, तो टोटल कितने हो गए? 350 रुपए हो गए सर। ठीक है, अगर मैंने 3 मैच की जगह, मान लो कि मेरे को याद नहीं है कि मैंने कितने मैच खेले, तो मैं मान लेता हूं कि मैंने खेले n मैच। कितने? मैंने खेले n मैच, तो मैंने उन्हें कितने रुपए दिए होंगे? तो सर आपने 200 रुपए तो दिए ज्वाइनिंग फीस, प्लस सर n मैच खेले तो n को 50 से गुणा कर लो, तो 50 गुणा n विच इज इक्वल्स टू 200 + 50n। इतने रुपए दिए होंगे, इतने रुपए दिए होंगे। अब मेरे को ये बता दो ये क्या है? कौन सा पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल है? पहले ये बताओ, है तो क्यों है? और अगर पॉलिनोमियल है तो कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? और अगर तुमने डिग्री भी बता दी तो ये बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ठीक है, बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बता दिया। तो सर पहली बात तो ये है कि इसमें एक वेरिएबल दिख रहा है मेरे को, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल तो है सर। क्या है? पॉलिनोमियल तो है सर। क्यों है? क्योंकि एक इसमें क्या है सर? एक इसमें क्या है? वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी हुई? तो डिग्री हुई सर 1। अगर डिग्री 1 हुई तो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? इतना क्लियर है? अच्छा,
तो ये दोनों एग्जांपल क्लियर है। एक एग्जांपल यही और डिस्कस करते हैं, फिर बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक एग्जांपल ये है कि मेरे पास है 2 नंबर, ठीक है। कितने नंबर है? 2 नंबर है सर, दो नंबर है और दोनों नंबर्स का सम है मेरे पास 64। क्या मेरे को 2 चीजें पता है? क्या कि मेरे पास 2 नंबर है, नंबर मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है, नंबर तुम खुद निकालोगे, ठीक है। 2 नंबर है, दोनों नंबर्स का सम है 64। एक डिटेल और दे देता हूं तुम्हें कि जो हमारा एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। क्या है? अगर मेरे पास कोई नंबर है, एक नंबर मेरे को पता है, उससे 10 नंबर ज्यादा दूसरा नंबर है और उन दोनों नंबर्स का सम कितना है? 64। तो कैसे करोगे इसे? कैसे करेंगे देखते हैं। अब मेरे को क्या पता है कि मेरे पास एक नंबर है जो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा है। अगर मैं ये मान लूं कि छोटा वाला नंबर मेरे को पता है, तो बड़ा वाला मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा? उसमें 10 जोड़ दूंगा। तो मैं क्या मान लेता हूं? मैं मान लेता हूं लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर एक्स। तो दूसरा नंबर क्या होगा? x प्लस 10 होगा, सही है। अब इन दोनों का सम कितना है? 64। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 64। अब x प्लस x क्या होता है गुरुजी? 2x होता है। अब इसको उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 54 आ जाएगा। अब मेरे को ये बता दो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? सेम चीज है, सेम चीज, कुछ फर्क नहीं है, कुछ भी। कॉन्स्टेंट्स का फर्क है लेकिन वेरिएबल एक ही है, उसकी पावर 1 ही है, तो लीनियर पॉलिनोमियल ही है। अब यहां से x निकालूंगा तो x कितना आ जाएगा? 54 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 27। x 27 आ गया तो सेकंड नंबर क्या आएगा? 37। अब इन दोनों नंबर को जोड़ देना, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो बेसिक पता लग गया कि लीनियर पॉलिनोमियल एक्चुअली होता क्या है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। अभी तक तुम्हें समझ में आएगा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर लो, जो नहीं है वो देख लो, ठीक है। और एक बार सॉल्यूशन देख भी लेना ताकि तुम्हें अप्रोच पता चल जाएगी, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अप्रोच पता चलना बहुत जरूरी है। हमें क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें तो गिवन है कि क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन इसमें मैंने लिखा नहीं, मैं तुमसे ही पूछूंगा कि क्या है, ठीक है। पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3 इफ x इज इक्वल टू 0। तो फाइंड करो, अगर x की वैल्यू 0 है तो 5x - 3 कितना होगा? 5x - 3 है, अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करूंगा तो 5x का क्या मतलब है? 5 मल्टीप्लाई बाई x। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 में से 3 गया तो क्या आएगा? -3। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? -3। इसको लिखना कैसे है वो देख लो एक बार। 5x - 3 है, पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 विच इज इक्वल्स टू 0 -3 विच इज इक्वल्स टू -3। ऐसे इसको लिखना है, सेम इसके लिए लिखना है, सेम इसके लिए लिखना है। ये लिख लेना तुम खुद, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। x की वैल्यू क्या है? -1। तो 5 इंटू -1। अब x में की जगह यहाँ पे क्या लिखना है? 0 की जगह क्या लिखना है? -1। क्या होगा? -1 क्या आएगा? -5। तो -5 और -3 क्या हो जाएगा? -8। तो -8 क्या आ जाएगा इसका आंसर। अब x की वैल्यू जब क्या होगी? 2। तो 2 के लिए क्या आएगा? देखो x की वैल्यू 2, -1 की जगह पुट करो 2, 5 2 जा 10, 10 - 3 क्या होगा? 7। तो 7 क्या आ जाएगा आंसर। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये बताओ कि ये एक्चुअली में है क्या, कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, इसकी डिग्री बताओ क्या है। बता दिया, पॉज करके बता दो। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। s की पावर तुम्हें क्या दिख रही है? 2। तो जब अगर पावर हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो डिग्री क्या होगी? 2। डिग्री अगर 2 है तो हमारा पॉलिनोमियल कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम इसमें s की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो इसको
क्या आएगा देखो अभी, 7s² माइनस 4s प्लस 6। s की जगह क्या पुट करना है, पुट s इज इक्वल्स टू 0। तो 7 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6, तो 0 माइनस 0 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 6। ये आ गया इसके लिए। अब s की वैल्यू जब क्या है -3, तो s की जगह क्या पुट करो, -3। क्या पुट करो, -3 का स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा -3। अब -3 का स्क्वायर एक्चुअली होता क्या है ये देख लो एक बार, क्या होगा, -3 दो बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो जब माइनस की वैल्यू दो, मतलब कोई भी दो नेगेटिव नंबर हो और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो मल्टीप्लाई होते हैं तो होता है ये केस, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 3 जा 9, तो ये क्या बन जाएगा 9। तो 7 इंटू 9 कितना होता है 63, माइनस 4 इंटू -3, और फिर से माइनस का 4 है और माइनस का ही 3 है। अब यहां पे क्या था, -3 इंटू -3 आ गया -3 इंटू -4। अब माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का 12 प्लस 6, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, तो 81 क्या आ जाएगा आंसर। अब s की जगह क्या पुट करना है 4, तो s की जगह 4 पुट कर दो, क्या आ जाएगा देखो, s की जगह 4 पुट करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 16, 16 7 जा कितना होता है 112, तो यहां पे क्या आ जाएगा 112। अब -4 इंटू 4 तो क्या आ जाएगा, एक ही नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो साइन किसका आएगा नेगेटिव का, तो 4 4 जा 16। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस का 16 है, इसमें प्लस 6 करेंगे तो क्या बचेगा -10, 112 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 102, तो ये आ गया अपना आंसर इसका भी। तो हो गया अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अपने पास क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। अभी तक मैंने इतना पढ़ा है, तो इतना पढ़ के जितना मेरे को समझ में आया वो लिख लूंगा मैं। कैसे लिखूंगा, प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। अगर साहिल की एज फिलहाल 1 ईयर है तो साहिल की मदर कितनी होगी 3 टाइम्स 1, तो 3 साल की। लेकिन मेरे को पता थोड़ी है कि साहिल कितने साल का है, तो मैं क्या मानूंगा x, तो क्या लिखूंगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ साहिल कितनी x, फिर क्या लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स, साहिल के लिए s लिख रहा हूं, मदर के लिए m लिख रहा हूं, मदर्स एज कितनी हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाई x, यही है ना, कितनी है 3 टाइम्स साहिल्स प्रेजेंट एज। साहिल की प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है तो उसकी मदर की कितनी होगी 3 मल्टीप्लाई बाई x। देयर एज इज आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स कितनी एज हो जाएगी साहिल की, आफ्टर 5 ईयर्स साहिल्स एज कितनी हो जाएगी 5 साल, ज्यादा हो जाएगी तो x प्लस 5 कर देंगे, और साहिल्स की मदर की एज कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। अब आगे देखो, देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स की बात है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। इसका क्या मतलब, विल एड अप टू का क्या मतलब है कि अगर हम उन दोनों की एज का सम करेंगे तो क्या आएगा, उन दोनों की एज का टोटल कितना आ जाएगा 70 ईयर्स। अब यहाँ पे ईयर्स और लिख लेना पीछे, ईयर्स, यहाँ पे भी ईयर्स, यहाँ पे भी ईयर्स, और यहाँ पे भी ईयर्स, ठीक है। और हमें बताना क्या उनकी प्रेजेंट एज, मतलब x और 3x बताना है। अगर x निकाल लूंगा तो 3x अपने आप आ जाएगा। तो इनका ऐड कर लेता हूं मैं, अब क्या आएगा x प्लस 5
प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 70। अब x वाली टर्म में x में ऐड कर दो, इसके आगे क्या है कोफिशिएंट, कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 प्लस 5 10 विच इज इक्वल टू 70। और 4x किसके इक्वल आ जाएगा 10 उधर जाके माइनस तो 60, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। तो साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है 15 इयर्स और साहिल की मदर की 45 इयर्स। 3 इंटू 15 45। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। आ गया ना समझ में, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। हमने साहिल की एज मान ली, उसकी मदर की प्रेजेंट एज निकल गई, 5 साल बाद इसमें 5 ऐड हो जाएगा, इसके 5 साल बाद इसमें 5 ऐड हो जाएगा। अब 5 साल बाद इन दोनों की एज मिलकर क्या बन जाए 70। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकलते हैं हम इसकी एज बता देंगे और इसकी एज बता देंगे। ये फिर अब कर दोगे, ये तो हो ही गया ना, क्या दिक्कत है। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले तो इंटीजर्स पता होना चाहिए, इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स होते हैं अपने पास नेचुरल नंबर पता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 होल नंबर ये बन गया अपने। अब इंटीजर्स आते हैं तो इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती है, इनके सामने नेगेटिव लग जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये सारे अपने क्या होते हैं इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स किसे बोलेंगे, इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर्स को ही बोलेंगे क्या पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज x, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज रेशियो गिवन। अब अगर रेशियो गिवन होता है तो x से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब भाई जब रेशियो निकला होगा तो इन दोनों में कुछ ना कुछ नंबर कॉमन रहा होगा, तो वो कट के किस में कन्वर्ट हो गया रेशियो के अंदर। अब मान लेते कि इन दोनों में कॉमन क्या था x, तो हम क्या मान लेंगे, लेट टू इंटीजर्स बी 2x एंड 5x। अब इनमें कॉमन रहा होगा x, मतलब 2 इंटू एक्स और 5 इंटू एक्स, तो x कट गया होगा, ठीक है। फाइंड द टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स बताने। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 63, तो डिफरेंस निकाल लो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। 3x की वैल्यू 63 के इक्वल, x की वैल्यू 21 के इक्वल। तो पहला इंटीजर जो अपना आएगा वो क्या आएगा 21 इंटू 2 42, 21 इंटू 5 105। तो ये अपने क्या है दोनों इंटीजर्स 105 और 42। तो ये भी हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन में लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली एक बार उसकी स्टेटमेंट बोल दूंगा देख के, क्योंकि लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट भी होगा, तुम्हारा भी वेस्ट होगा और मेरा भी वेस्ट होगा। एनसीईआरटी तुम्हारे पास है ही, बुक खोल लेना, उसमें क्वेश्चन है ही, ठीक है, साथ साथ बुक खोल के कर लेना। और वैसे भी अगर नहीं भी खोलोगे तो मैं क्वेश्चन तो एक बार रीड करूंगा ही, तो रीड करूंगा तो तुम एक बार खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, वरना मैं तो एक्सप्लेन फिर करूंगा ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। क्या कह रहा है, if she has total rupees 88, how many coin does she have of each type। फिर से पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूबी हैज 3 times as many 2 rupees coin as she has 5 rupees coin। क्या कह रहा है, रूबी के पास जितने 5 रुपए के कॉइन्स है ना, वो क्या है, रूबी हैज 3 times as many तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रूबी के पास जो 5 रुपीज कॉइन है ना वो किसके बराबर है 3 times जो उसके पास कॉइन्स हैं 2 रुपीज के। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूबी के पास 3 times, अब ये क्वेश्चन अभी तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं,
तुम्हें समझ में आएगा। तो इस टाइप का अगर और कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम उसे इजीली कर पाओगे। अब क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। रूबी हैज थ्री टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। 3 गुना 2 रुपए के कॉइन्स हैं जो कि बराबर है जितने उसके पास 5 रुपए की कॉइन है। इफ शी हैज टोटल ₹88, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। अगर उसके पास टोटल 88 रुपीज हैं तो उसके पास ईच टाइप के कॉइन्स कितने कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं क्या लेट कर लेता हूं, लेट शी हैज, लेट एक चीज और लिख लेना यहां पे, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 rupees she has is equals to x। x मान लिया मैंने, 2 रुपीज के कॉइन है उसके पास, तो मैंने क्या मान लिया x। अब यहाँ पे सेम, द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 rupees she has is equals to मतलब 3 गुना इसके बराबर है, तो इसको मैं मान लेता हूं 3x। इसको मैं क्या मान लेता हूं 3x और इसको मैं मान लेता हूं x, क्योंकि जितने उसके पास 5 रुपीज के कॉइन है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स 2 रुपीज कॉइन के इक्वल है। मतलब अगर उसके पास 5 सिक्के हैं 5 रुपए के तो उसके पास 15 सिक्के हैं 2 रुपए के। ये इसका हिंदी में मीनिंग है, ठीक है। तो इतना मैंने देख लिया। अब एक सिक्के की 2 रुपए के एक सिक्के का क्या मतलब होगा कि उसके पास 2 रुपए। अगर 2 सिक्के होंगे तो क्या मतलब होगा 4 रुपए। अगर 3 सिक्के होंगे तो क्या मतलब है 6 रुपए। अगर 4 सिक्के होंगे तो क्या मतलब है 4 × 2 8 रुपीज है। अगर 3 टाइम्स x सिक्के हैं तो क्या होगा 3 टाइम्स x × 2, इतने क्या उसके पास रुपीज हैं। Therefore 2 × 3x + 5 × x is equals to 88। तो ये टोटल रुपीज बन जाएंगे। x सिक्के हैं 5 रुपए के, तो एक सिक्के की कीमत है 5 रुपए, तो x सिक्कों की कीमत कितनी होगी 5 × x। अब इसको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 6x + 5x is equals to 88। 11x is equals to 88। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो उसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं 3 × 8 24। x की वैल्यू क्या आई 8। तो टोटल सिक्के कितने हुए, टोटल कॉइन्स कितने हुए 24 + 8 कितने हुए 32। समझ गए। तो ये हो गया अपना 5th क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना 6th क्वेश्चन। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें समझ में आना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम इस स्टेटमेंट को खुद से समझ पाओ। जब तक तुम खुद से नहीं समझ पाओगे तो मेरे एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हें रीड करना है ना कि मुझे। जब तक तुम क्वेश्चन को पढ़ के नहीं समझ पाओगे तो जब तक कोई फायदा नहीं है। तो अपनी रीडिंग्स को डेवलप करो थोड़ा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर तुम क्वेश्चन को समझ जाओगे तो तुम आधा क्वेश्चन तो इजीली वैसे ही सोल्व हो जाता है, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो। समझ गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन कौन सा है 6th। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार मैं रीड करके बता देता हूं। ए फार्मर कट्स a 300 feet fence into two pieces of different sizes। एक फार्मर है, उसके पास क्या है 300 फीट की क्या है फेंस है। फेंस मतलब उसे बाउंड्री करनी है उस फेंसिंग से, ठीक है। कितनी फेंसिंग है 300 मीटर। उसे वो 2 पार्ट्स में कट कर रहा है। द लॉन्गर पीस इज 4 times as long as the shorter piece।
हाउ लॉन्ग आर दी टू पीसेस। अब क्वेश्चन मैं फिर से रीड कर रहा हूं, पहला पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करूंगा, तो उसे खुद से डिकोड करने की कोशिश करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन क्या है, ए फार्मर कट्स ए 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। The longer piece is four times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक फार्मर है, उसे फेंसिंग करनी है अपनी फील्ड की। कितनी फीट है उसकी फेंसिंग? 300 फीट। 300 फीट। अब कह रहा है कि वो उस फेंसिंग को टू डिफरेंट पीसेस में कट कर देता है, और नेक्स्ट ही लाइन में क्या कह रहा है, जो लॉन्गर पीस है वो 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के। अब मैं क्या लिखूंगा, लेट लेंथ ऑफ शॉर्टर फीट, शॉर्टर फीट की लेंथ लिख लूंगा तो लॉन्गर की अपने आप मिल जाएगी, इज इक्वल्स टू एक्स फीट। देयरफॉर लेंथ ऑफ लॉन्गर शॉर्टर फीट नहीं पीस, पीस कितनी आ जाएगी, इससे 4 टाइम्स है तो क्या हो जाएगी 4 इंटू एक्स फीट। अब मेरे को क्या पता है कि टोटल लेंथ कितनी है उसकी 300 फीट, तो मैं इसको ऐड कर लूंगा, x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 300, 5x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 60 फीट। तो शॉर्टर पीस कितना है 60 फीट का, और लॉन्गर फीट कितना है 240 फीट का। कैसे आया, 4 इंटू 60, 6 4 जा 24, लास्ट में आ गया 0। तो ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। कोई डाउट है तो पूछ लेना, वरना डाउट वाली कोई बात है नहीं, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा मैंने कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है, 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहले मैं रीड करूंगा, तुम अंडरस्टैंड करना, फिर मैं समझाऊंगा, अगर नहीं आएगा तो आ जाएगा तो खुद से ट्राई करना उसको। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimension of the rectangle? अपने पास क्या गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, उसमें लेंथ क्या गिवन है 3 more than twice its width। अगर विड्थ पता होगी तो मैं लेंथ निकाल लूंगा, लेट तो मैं लेट कर लेता हूं, विड्थ को लेट कर लेता हूं, लेट विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी आएगी, कितनी आएगी, किसमें गिवन है सेंटीमीटर में, तो x सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 times its width प्लस 3 सेंटीमीटर। अब गिवन क्या है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ, तो विड्थ गिवन है तो w लिख लेता हूं, तो कितनी आ जाएगी 2 इंटू लेंथ कितनी है 2x प्लस 3 प्लस x इज इक्वल्स टू 24, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12, 3x इज इक्वल्स टू 9, 3 प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 12 माइनस 3 9, x इज इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू क्या आई 3 सेंटीमीटर, क्या आई उसकी विड्थ, और 3 इंटू 2 6 प्लस 3 क्या हुआ 9 सेंटीमीटर, क्या आई उसकी लेंथ। यही हमें बताना था, तो हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है खत्म। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि सर ये वाला पार्ट यहां समझ में नहीं आया, तो उस पे एक शॉर्ट वीडियो तुम्हारे लिए स्पेशली तुम्हारे लिए, जो कमेंट करेगा ना कि सर ये नहीं आया यहां दिक्कत है, उसके लिए स्पेशली वीडियो बना के डाल दूंगा मैं।
ठीक है, तो इस वीडियो में तो और देखेंगे अभी। ठीक है, तो अभी मैं रब कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि मान लो कि राजू है, राजू के पास है कितने रुपए, 100 रुपए। अब ये खत्म हो गया, अब इससे आगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी 2.3। ठीक, मान लो राजू है, राजू को पॉकेट मनी में कितने रुपए मिले, 100 रुपए मिले। कितने मिले, 100 रुपए। और राजू स्पेंड करता है डेली कितने, ₹5 पर डे स्पेंड करता है। स्पेंड इतने स्पेंड करता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि वो कितने दिन बाद उसके पास 40 रुपए बच जाएंगे। बताओ, बता सकते हो? बता सकते हो तो बता दो पॉज करके, और नहीं बता सकते तो सुन लो कैसे निकालेंगे। राजू के पास टोटल कितने रुपए हैं, 100। कितने रुपए हैं, 100। और स्पेंड कितने करता है, 5 रुपए। मान लो आज उसका पहला दिन है, उसे 100 रुपए मिले और उसने 5 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसके पास कितने रुपए बचे, 95। फिर उसने नेक्स्ट डे फिर से 5 रुपए खर्च कर दिए। फिर उसके पास कितने बचे, 90। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 2 इंटू 5। फिर उसने नेक्स्ट डे फिर से 5 रुपए खर्च कर दिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 3 इंटू 5 लिख सकता हूं। अब मेरे को नंबर ऑफ डेज नहीं पता कि उसने कितने दिन बाद उसके पास इतने रुपए बचेंगे, तो मैं क्या मान लूंगा, x। क्या मान लिया मैंने, x। लेट आफ्टर x days he left with ₹40। 40 रुपए उसके पास बचे। तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, 100 में से मैंने क्या माइनस किया भाई, जब 3 दिन उसने खर्च करे, पहले दिन खर्च किया तो 5 रुपए, दूसरे दिन खर्च किया तो 2 गुना 5, तीसरे दिन खर्च किया तो 3 गुना 5। अब उसने कितने दिन खर्च करे, x दिन, तो माइनस x गुना 5 बराबर किसके है, 40 की। अब ये इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो 100 माइनस 40 इज इक्वल्स टू x इंटू 5। तो कितना आ गया, 60 इज इक्वल्स टू 5x। 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, x इज इक्वल्स टू 12 डेज। 12 दिन बाद उसके पास बचेंगे 40 रुपए। इसमें भी हमारे पास क्या, कौन सी इक्वेशन बनी है, कौन सी इक्वेशन, कौन सा पॉलिनोमियल बना, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बना, लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर क्या है, 1। और हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, केवल सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लें, पेज करना सॉरी। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूं, तुम मेरे को उसका आंसर बताओ। एक ऑटो रिक्शा वाला है, उसका जो चार्ज है वो 25 रुपए से शुरू हो जाता है एंड रिमेन्स द सेम। और भाई 2 किलोमीटर तक 25 रुपए ही रहता है। ठीक है, देन इट इंक्रीजेज ₹15 पर किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक तो कितना रहेगा, 25 रुपए। मतलब 1 किलोमीटर चला तो भी 25 रुपए, 2 किलोमीटर चला तो भी 25 रुपए, तो मतलब 2 किलोमीटर अगर चला है तो 50 रुपए लेगा वो। अब जैसे ही 2 किलोमीटर से ज्यादा हुआ तो वो 15 रुपए इंक्रीज कर देता है। 15 रुपए इंक्रीज करेगा, इसका मतलब पर किलोमीटर पे है। जैसे 2 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर चला तो 25 में 15 जोड़ो, कितने हुए, 40। तो कितने रुपए लेगा, 40 रुपए लेगा उस 1 किलोमीटर की। अब उससे ज्यादा अगर 1 किलोमीटर और ज्यादा चला तो 40 में 15 और ऐड करो तो 55 रुपए लेगा। समझ गए? तो इसको समझते हैं एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूं एक बार, फिर तुम डिकोड कर लेना एक बार उसे। An auto rickshaw fare starts at ₹25 and remains the same for the initial 2 kilometer। 25 रुपए से स्टार्ट होता है और पहले 2 किलोमीटर तक सेम रहता है। Then it increases by ₹15 per kilometer। What will be the fare for a travel of 10 kilometer?
10 किलोमीटर के फेयर के लिए वो कितने रुपए चार्ज करेगा, हमें ये बताना है। ठीक है, तो लिख लें एक बार भाई, अगर उसने 1 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितने रुपए लिए 25, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितने लिए 25, 3 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितने लिए 40 लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, इसको तुम कैसे लिखोगे, और चौथे किलोमीटर के लिए क्या लेगा, क्या लेगा 55। 40 को मैं क्या लिख सकता हूं 25 + 15। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 25 प्लस जल्दी बोलो जल्दी, 15 + 15 तो 2 × 15 लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर वो n किलोमीटर चला है, क्या चला है n किलोमीटर, हमें नहीं पता कि n कितना है। अब इसे हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, अगर वो n किलोमीटर चला है तो कितने कितने रुपए चार्ज लेंगे उससे हम 25 + 15, ये टोटल चार्ज लिखा है हमने कि पहले अगर 1 किलोमीटर गया तो भी 25 रुपए लेगा, और 2 किलोमीटर गया तो भी 25 रुपए ही लेगा। अब देखो 2 किलोमीटर तक तो सेम है, तो 25 ही है, तो हमने क्या लिखा 25। अब 2 किलोमीटर से जैसे ही ज्यादा हुआ, जैसे 3 हुआ तो कितना ऐड हुआ, 1 ऐड हुआ, तो 3 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 1 15 ऐड हुआ, तो इसको सब में क्या लिख सकता हूं n - 2। ये हमारा क्या हुआ टोटल फेयर। क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि पहले 2 किलोमीटर तक वो ₹25 पर किलोमीटर लेगा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि 25 रुपए लेगा 2 किलोमीटर तक, चाहे तू 2 किलोमीटर जा, चाहे तू 1 किलोमीटर जा, चाहे आधा किलोमीटर जा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा उसको गलत समझ लिया था, तो मैंने गलत एक्सप्लेन किया था, तो उसको मैं एक बार सुधार लेता हूं, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। ठीक है, तो ये तुम कैसे लिखोगे एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब मैंने लिख तो दिया, ये आधे बच्चों के सिर से ऊपर से गया होगा, तो एक बार इसे अच्छे से समझ लेते हैं, फिर तुम्हारी समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं इस n की जगह 1 पुट करूं, क्या पुट करूं 1 पुट करूं, तो ये हमारा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, n > 2 के लिए ही हमारा ये फॉर्मूला क्या है वैलिड है। अगर n हमारा क्या है < 2 है, और n हमारा क्या है < 1 है। इसका क्या मतलब है कि n हमारा चाहे 1 हो चाहे 2 हो, इसके लिए हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 25 रुपीज। चाहे किलोमीटर 1 हो चाहे किलोमीटर 2 चला हो, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी केवल 25 रुपए आएगी। अब मान लो कि वो 3 किलोमीटर चला है, कितना चला 3 किलोमीटर, तो भाई 25 रुपए तो वो लेगा ही लेगा, प्लस 15 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा 3 किलोमीटर। अब मैं इसको 3 की टर्म्स में अगर लिखना चाहूं, कैसे लिख सकता हूं 25 तो लेगा ही लेगा, 15 के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1। अगर मैं 3 की हेल्प से इस 1 को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं प्लस 15 × 3 - 2 लिख सकता हूं। भाई इसकी वैल्यू ये लिख सकता हूं ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर वो 4 किलोमीटर चला है तो इतना चला है, तो 25 + 15 × 2। अब इस 2 को मैं इस 4 की हेल्प से लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं 25 + 15 × 4 - 2 लिख सकता हूं। अब ऐसे ही अगर मैं 5 किलोमीटर के लिए लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसमें 15 ऐड हो जाएगा, बन जाएगा 60। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 25 प्लस 25 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 45 बचेगा, 15 ऐड नहीं होना तो 70 आएगा। कितना बचेगा 45 को मैं 15 की हेल्प से लिख सकता हूं ना 3 × 15। भाई 15 ही तो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है वो पर किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला, 15 रुपए 1 किलोमीटर के एक्स्ट्रा ले रहा है, तो 3 किलोमीटर के एक्स्ट्रा कितने लेगा 15 × 3। अब इसको मैं अगर 5 की हेल्प से लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं 3 को 25
प्लस 15, 5 माइनस 2। अब जितना हमारा किलोमीटर आ रहा है उस किलोमीटर को मैं यहां लिख रहा हूं, उसमें से -2 कर रहा हूं, तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है। देखो किलोमीटर यहां लिखा 4 किलोमीटर -2, 3 किलोमीटर यहां लिखा -2, लेकिन ये वैलिड किसके लिए है? केवल 2 से बड़े के लिए। 2 के लिए भी वैलिड नहीं है, 2 से बड़े के लिए। 2 से, इसका क्या मतलब होता है कि n हमारा क्या है? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा क्या है? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 100 है, 200 है, 500, कितना भी हो सकता है। अब ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? 10 किलोमीटर के फेयर बताना था। फर्स्ट 10 किलोमीटर का फेयर क्या होगा? तो n की जगह क्या पुट कर दो? 10। तो 25 प्लस 15 गुणा 10 माइनस 2, 8 आ जाएगा। तो 25 प्लस 15, 8 जा 120, तो 145 रुपीज वो लेगा पहले 10 किलोमीटर के। तो समझ में आया या नहीं आया? कमेंट में बता दो जल्दी से। ठीक है, अब हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुम खुद बताओ मेरे को। अगर वो टोटल फेयर चार्ज कर रहा है ₹130, तो वो कितने किलोमीटर चला होगा? निकाल के बता दो एक बार, बताओ, पॉज करके जल्दी बता दो। बता दिया? चलो अब जिसका नहीं आया वो एक बार देख लो, ठीक है। फॉर्मूला मेरे पास क्या था? 25 प्लस 15 n-2। अब 25 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो बचेगा 105। तो 15 गुणा n-2। अब 15 7 जा 105, n की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 9। तो जब वो 9 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा तो वो उससे कितने रुपए ले लेगा? 130। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये स्पेशली तुम्हारे लिए क्वेश्चन है कि ये बताओ मेरे को कि वो 175 रुपए कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा, उसके बाद वो इतने रुपए लेगा। कमेंट में लिख देना इसका आंसर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लें एक बार। तुम एनसीईआरटी खोल के देख लेना, इसका आधा भी एक्सप्लेन कर रखा हो तो उन्होंने, इसके आधे का आधा भी एक्सप्लेन नहीं करा होगा उन्होंने। चेक कर लेना एक बार ओपन करके एनसीईआरटी। तो अब आ गई अपनी एक्सरसाइज 2.3। अब मैं बोलूंगा केवल क्वेश्चन, तुम डिकोड करोगे, समझ में नहीं आएगा तो मैं बताऊं, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? ए स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। क्या है? एक स्टूडेंट है जिसके पास ₹500 है उसके सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर। शी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में ₹500 है, उसके सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर। शी गेट्स ₹150 every month एज पॉकेट मनी, प्लस उसे ₹150 मिलते हैं पर मंथ एज पॉकेट मनी, ठीक है। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स, कि सेकेंड मंथ के बाद उसके अकाउंट में कितने रुपए होंगे, और इसके लिए लीनियर एक्सप्रेशन बताओ। कितने रुपए उसके पास थे? 500। फर्स्ट मंथ में ऐड हुए 150, तो पहले थे 500, फिर बन गए 650, फिर इसमें ऐड हुए 150 और, तो कितने बने? 800। फिर उसे नेक्स्ट मंथ में और ऐड हुए होंगे 650, सॉरी 800 प्लस 150, कितना हुआ होगा? 950। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ये देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 500 प्लस 150,
इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 500 प्लस 2 इंटू 150। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 500 प्लस 3 इंटू 150। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ लीनियर फॉर्म में। जब भाई पहला महीना आया तो उसके अकाउंट में कितने हुए 500 प्लस 1 इंटू 150। दूसरा महीना आया तो 500 प्लस 2 इंटू 150। तीसरा महीना आया तो 500 प्लस 3 इंटू 150। अगर nth मंथ आ जाएगा तो उसके पास कितने होंगे 500 प्लस n इंटू 150। अब यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं 50। तो 50 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 10 प्लस 50 लूंगा तो 3n। ये अपना क्या आ जाएगा लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि सर वेरिएबल एक है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हमारा क्या होगा लीनियर एक्सप्रेशन। तो यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में, ये हमने निकाल के दिखा दिया। तो हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्या था इसका फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, तुम डिकोड करोगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। A rally starts with 120 members. सेकंड क्वेश्चन है अपना, कौन सा सेकंड क्वेश्चन। A rally starts with कितने मेंबर्स के साथ रैली स्टार्ट होती है 120 मेंबर्स के साथ। कितने मेंबर्स के साथ 120 मेंबर्स के साथ। ईच आर हर घंटे बाद 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट फ्रॉम द ग्रुप। ड्रॉप आउट का क्या मतलब है, इसको छोड़ के चले जाते हैं। 9 मेंबर्स पर आर, 9 मेंबर्स पर आर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मतलब छोड़ के चले जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स विल रिमेन आफ्टर 1 2 3 एंड सो ऑन आर। क्या क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट डॉट आर के बाद कितने मेंबर्स रह जाएंगे ये बताना है। ठीक है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आर। और कौन सा बताना है, लीनियर एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है nth आर के लिए। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब हमारा स्टार्ट हुआ है तो 120 मेंबर हैं, तो 1 घंटे बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, इसमें से 9 मेंबर चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 120 माइनस 9, कितने बचे 111। अब नेक्स्ट घंटे में 9 मेंबर और छोड़ के चले जाएंगे तो 111 में से 9 और घट जाएंगे तो कितने बचेंगे 102। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 120 माइनस 2 गुना 9। तीसरे घंटे में ये क्या था हमारा फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, ये हमारा क्या होगा थर्ड आवर। थर्ड तक बता देंगे फिर डायरेक्ट nth का बता देंगे। थर्ड आवर में क्या होगा 102 में से 9 और छोड़ के चले जाएंगे, बचेंगे कितने 93। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 120 माइनस 3 गुना 9 लिख सकता हूं ना। 120 में 27 जाएंगे तो क्या बचेंगे 93। अब इसी तरीके से मैं nth आवर के लिए भी बोल सकता हूं। कैसे बोल सकता हूं, सर जब पहला घंटा था ना तो 120 माइनस 9 गुणा 1 हुआ। जब दूसरा घंटा आया जब 120 माइनस 9 गुणा 2 हुआ। जब तीसरा घंटा आया तो 120 माइनस 9 गुणा 3 हुआ। तो ऐसे ही सर nth आर आएगा तो 120 माइनस 9 गुणा n हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सर 120 माइनस 9n। तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर 9th आवर के लिए लीनियर एक्सप्रेशन इन n। तो यही हमें बताना था। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आया तो डन लिख देना, वरना कमेंट में तो बताना ही है तुम्हें। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं रीड आउट करता हूं
तुम डिकोड करोगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ if find the area if the breadth is first 12 centimeter, second 10 centimeter, third 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of the rectangle. तो स्टेप वाइज कर ले एक बार। तुमने क्वेश्चन सुन लिया, डिकोड हुआ तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो देख लो एक बार। हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, किसकी, रेक्टेंगल की। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, कितनी है, 13 सेंटीमीटर है सर, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है सर। क्या फाइंड करना है, एरिया करना है सर। किसका करना है, रेक्टेंगल का करना है सर। अगर हमारे पास ब्रेड्थ गिवन है, क्या गिवन है, ब्रेड्थ, तो फर्स्ट कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर, सेकंड 10 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या करना है सर, लीनियर पैटर्न फाइंड आउट करना है। किसका, जब हम इस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे ना, इस एरिया को इसकी हेल्प से, तो सर उसमें एक लीनियर पैटर्न ढूंढना है हमें कि क्या लीनियर पैटर्न हमें मिल रहा है। तो पहले सर फर्स्ट का फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकंड का करते हैं, फिर थर्ड का करते हैं, फिर हम लीनियर पैटर्न देखेंगे सर, ठीक है। तो फर्स्ट का जब हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास लेंथ क्या है, 13, तो L क्रॉस B, तो 13 इंटू 12 क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 156 आ जाएगा सर, ठीक है। सेकंड का देखो, 13 इंटू 10 तो क्या आ जाएगा सर, 130 आ जाएगा सर, ठीक है। थर्ड देखो क्या आ जाएगा, 13 इंटू 8 क्या आएगा, 104 आ जाएगा सर। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, क्या सेम है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 26, इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 26। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ। हमें दिख रहा है कि पहले क्या था, 13 इंटू 12, फिर क्या था 13 इंटू 10, फिर क्या था 13 इंटू 8। सर जो ब्रेड्थ है ना हमारी, वो दो कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यही था हमारा, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 26। तो यही हमें लीनियर पैटर्न ऑब्जर्व करना था इसमें। तो लीनियर पैटर्न क्या था कि एरिया में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, 25 सेंटीमीटर, सॉरी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम करेंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम इसी पे बेस्ड है, इसी पे बेस्ड है, लेकिन ये हमारा किस पे बेस्ड था, 2D पे बेस्ड था, वो हमारा किस पे है, 3D पे बेस्ड है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट किया, एरिया, उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। अब सर एक बात बताओ कि एरिया कब फाइंड आउट करते हैं और वॉल्यूम कब फाइंड आउट करते हैं, पहले ये तो बताओ आप। सीधा एरिया वॉल्यूम क्या बात कर रहे हो सर, हमें तो कुछ क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात बताता हूं, इसको ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, इसके अंदर मैं कुछ डाल सकता हूं, डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें ये दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर मैं कुछ डाल सकता हूं, डाल सकता हूं ना। तो इसका जो हम निकाल सकते हैं वो क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी कैपेसिटी आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। की इसकी इतनी वॉल्यूम है कि इतनी कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, इतनी चीज मैं इसके अंदर डाल सकता हूं। लेकिन बोर्ड के अंदर मैं कुछ नहीं डाल सकता, मैं जस्ट इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया निकाल सकता हूं। एरिया मैं इसका भी निकाल सकता हूं, कैसे, ये ब्रेड्थ हो गई, ये लेंथ हो गई, इसका मल्टीप्लाई करके इस फेस का इसके एरिया निकाल सकता हूं। लेकिन मैं इसके अंदर भी चीजें डाल सकता हूं, इसके अंदर मैं चीजें नहीं डाल सकता। तो इसका केवल एरिया निकलता है और इसकी वॉल्यूम भी निकल सकती है और एरिया भी निकल सकता है। समझ गए,
ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास लेंथ तो गिवन है 7 सेंटीमीटर और हमारे पास ब्रेड्थ भी गिवन है इसकी इस बार 11 सेंटीमीटर। अब हमारी इसकी जगह फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, और यहां क्या गिवन है, हाइट। ये हमारी क्या फिगर हो गई, 3D फिगर हो गई। ये हमारी किसकी बात हो रही है, क्वेश्चन में कहा नहीं है लेकिन ये किसकी बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात हो रही है। देखो कैसे हो रही है, ये अपने पास एक बॉक्स है, ये इसका बेस है, ये क्या है लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ। तो ये गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है 11 सेंटीमीटर, ये गिवन है 11 सेंटीमीटर, ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। अगर केवल रेक्टेंगल की बात हो रही होती तो हम केवल इस स्पॉट को देखते, इतने इतने। अब इसमें इंट्रोड्यूस इसने क्या किया, हाइट, हाइट इंट्रोड्यूस किया, तो ये जो हमारा डायमेंशन है ये भी क्या आ जाएगा फैक्टर में। ये हमारा लेंथ थी, ये हमारी ब्रेड्थ थी। अब इसमें एक और चीज इन्वॉल्व हो गई, वो क्या हुई, हाइट। अब इसमें हमारे पास हाइट भी गिवन है, तो अगर मेरे पास लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ गिवन है और हाइट गिवन है तो मैं इजीली इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो निकाल सकता हूं, निकाल सकता हूं ना। तो अब हाइट कितनी कितनी गिवन है, 5, 9 और 13, 5, 9 एंड 13। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। अब इस बॉक्स की जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर पैटर्न। तो फर्स्ट हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। पहले की वॉल्यूम क्या आएगी, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 11 और हाइट कितनी है 5, तो कितनी आ जाएगी 77 इंटू 5, 7 5 35, 3 कैरी 38 सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं इसे। सेकंड की वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आएगी, L इंटू बी इंटू एच, क्या आएगी 7 इंटू 11 इंटू 9, तो 77 इंटू 9 क्या आ जाएगी, 9 7 जा 63, 6 कैरी 69। अब इनके बीच का जो डिफरेंस आया वो पता है क्या आया है, 7 इंटू 11 इंटू 9 माइनस 5, क्या आया 4, तो 28 इंटू 11 क्या आया 8 10 0 3, 308 क्या आएगा इसके बीच का डिफरेंस, चाहिए ऐड करके देख लेना, ठीक है। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, हाइट कितनी गिवन है 13, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 11, वॉल्यूम कितनी है 13, सॉरी हाइट कितनी है 13, तो 77 इंटू 13। इसका यार मेरे को याद था लेकिन मैं भूल गया, मेरे ख्याल से 1331 आएगा शायद 77 इंटू 13 जब हम करेंगे तो क्या आएगा 21, 1 2 कैरी 21 और 7 28 और 2 30 0 3 कैरी 10 1001 आएगा। इनके बीच का डिफरेंस भी अपना कितना आएगा 308, इसके बीच का डिफरेंस भी कितना है 30 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो यही अपना क्या था लीनियर पैटर्न। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, इस क्वेश्चन में इतना ही क्या हो रहा है इंक्रीमेंट, इतना ही क्या हो रहा है इंक्रीमेंट। तो ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन भी, थर्ड नहीं सॉरी फोर्थ क्वेश्चन था ये अपना, थर्ड तो इससे पहले वाला था ना, तो फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और शायद इसको इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं इस क्वेश्चन के बाद।
क्वेश्चन क्या है अपने पास, सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। सरिता क्या कर रही है, 500 पेजेस की किताब पढ़ रही है, ठीक है। कितने पेज है उसके अंदर, 500 पेजेस, ठीक है। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, क्या करती है, 20 पेज पढ़ती है डेली, 20 पेजेस पर डे, ठीक है। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज कितने पेज बच जाएंगे, ये बताना है हमें। एक्सप्रेस दिस इन लीनियर पैटर्न। अब एक बात बताओ, पहले दिन उसने पढ़े होंगे 20 पेज, दूसरे दिन उसने पढ़े होंगे 20 प्लस 20 40, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 20 गुणा 2। तीसरे दिन उसने पढ़े होंगे 30 गुणा 3 गुणा 20, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न क्या बन रहा है हमारा n इंटू 20। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज। ये हमने लीनियर एक्सप्रेशन में इसको एक्सप्रेस कर दिया। अब 15 दिन बाद हमारे कितने पेज पढ़ लिए होंगे इसने, 15 इंटू 20 आफ्टर 15 डेज, तो 300 पेजेस। टोटल कितने हैं, 500। तो लेफ्ट पेजेस कितने आएंगे, लेफ्ट पेजेस का मतलब क्या है, बचे हुए पेज जो उसने रीड नहीं किए, वो कितने आएंगे, 500 माइनस 300 विच इज इक्वल्स टू 200 पेजेस। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी अपनी होती है खत्म, और ये वीडियो भी यही होती है खत्म। अब इस जो भी हमारी एक्सरसाइज बच गई उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे। तो 2 वीडियो के अंदर ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि तुम्हें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस इतने बढ़िया तरीके से तुम समझ पाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।